प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सी टेट के लिए लगातार अपने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। सी टेट में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस पेपर को आगे बढ़ा रहे हैं, जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग करने वाले हैं, ये विगत वर्ष में जो है 2021 में ये पूछा गया था, ऑनलाइन वाला पेपर है। ऑनलाइन जो पेपर हुआ था वही पेपर है और उस पेपर को हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जो 23 पेपर हैं उन 23 पेपर को और विगत वर्षों में जो 10 साल के और पेपर थे उन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारी प्लानिंग है। फिर उसके बाद ये एनसीईआरटी के लगभग 500 प्रश्नों को हम लोग पूरा करने वाले हैं, ताकि ये एक भी प्रश्न अगर कहीं से पूछा जाए तो वह प्रश्न हमारा मिस ना हो और हम बहुत अच्छी तरह से अपनी पकड़ को बना सकें और साइंस में 30 में 30 अपने स्कोर को कर सकें। इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। चलिए पहले प्रश्न का आंसर बता दीजिए। यहाँ पे दिया गया प्रश्न आपका, किसी वस्त्रालय में ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच खड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि आप वहां पर गए और ये आपका जो रूम है ये बना हुआ है और इस रूम में आप एंटर किए, यहाँ पे एक दर्पण लगा है, एक दर्पण यहाँ पे लगा है। अब आप बीच में खड़े हैं, ठीक है, और ये दर्पण कौन से हैं? समतल दर्पण है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आपको ये बताना है। ठीक, सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो कभी आप ऐसा देखे होंगे या नाई की दुकान पे गए होंगे तो नाई की दुकान पे एक प्रतिबिंब आगे होता है, एक प्रतिबिंब पीछे होता है, बीच में आपकी कुर्सी होती। तो जब आप देखते हैं ना, पीछे 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 बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम बने होते हैं, आपके बहुत छोटे छोटे इमेज बने होते हैं, प्रतिबिंब बने होते हैं। इसका मतलब है कि उस प्रतिबिंब को हम पहचान गिन नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, असीम होते हैं। किसी वस्त्रालय, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, चूंकि प्रश्न यहीं से सॉल्व होने वाला है और कैसे अगर आपको फार्मूले सॉल्व करना पड़े कभी तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब कितना होगा? असीम होगा, यानी इनफाइनाइट होगा। यहां तक तो कुछ नहीं, आगे देखिए। दो समांतर दर्पणों के बीच, ठीक है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इस प्रकार समकोण पर झुके दो प्रतिबिंबों के बीच रखे वस्तु की तीन प्रतिबिंब बनती। अगर कोई वस्तु समकोण, अब ये देखिए प्रश्न हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए, इस प्रकार समकोण पर अगर दो समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु समकोण पर रखी गई है तो उसमें कितने दर्पण बनेंगे, उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तीन प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, यदि दो समतल दर्पणों के बीच दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा मध्य में रखी गई वस्तु को बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या अब इसी से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कह दें 15 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं तो 15 से इसको भाग दे देंगे और जब 15 से इसको भाग, पहले 15 से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 345 और बटे कितना हो जाएगा? फिर 15, 15 से इसको काट देंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो हम कह देंगे 23 प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार हम अपने प्रतिबिंब को काउंट कर सकते हैं। यदि यह पूर्ण नहीं है तो अगला पूर्णांक मान लिया जाएगा। अगर मान लेते हैं यही अब हम 16 ले लिए होते तो कटता नहीं, तो हम लोग उसको ऐसे मान लेते जो अगला पूर्णांक आता, जैसे मान लीजिए 16.7 आ जाता, 15.6 आ जाता, तो हम लोग आगे वाला प्रतिबिंब मान लेते 16 प्रतिबिंब, 17 प्रतिबिंब, ऐसे मान लिया जाता। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने 4 प्रश्नों को एक ही प्रश्न के अंतर्गत में देखा और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो वो आपका वो गलत नहीं होगा। एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, एक परख नली है और जिसमें क्या रखा गया है? HCl है, में तांबे, तांबे को क्या कहते हैं? कापर कहते हैं, ठीक है, में किसको मिला दिया गया? कापर के पीस को। कापर का फार्मूला क्या होता है? Cu को मिला दिया गया, टुकड़ों को मिलाया गया। इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि एक परख नली है जिसमें HCl और Cu कापर को मिलाया गया, तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
कह रहा है कि यहाँ पे कोई अपक्रिया नहीं होगी, हालांकि आंसर आपका यही सही है, फिर भी देख लेते हैं। धीमी अपक्रिया होगी, यहाँ पप पप की ध्वनि सुनाई देगी, या यहाँ पे जो है विलयन का रंग परिवर्तित हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई अपक्रिया नहीं होगी, सही होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्यों नहीं होगी देखिए, कह रहा है एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है तो इसमें कोई अपक्रिया नहीं होगी। कारण क्या है, HCl प्लस Cu क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आगे दिया गया है। आधात समानतः अम्लों से अपक्रिया नहीं करते। अब इस बात को अपने ध्यान में रखिए, आधात समानतः अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, करते, परंतु धातु अम्लों से क्रिया करते हैं। लेकिन धातु जितनी होंगी, जितने मेटल्स होंगे, वो मेटल क्या करेंगे, इससे क्रिया करते, किससे, एसिड से। मेटल की क्रिया एसिड से होती है, लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ नो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अपक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन, जब कोई मेटल क्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तांबे का टुकड़ा डालने पर कोई अपक्रिया नहीं होगी। तांबे का टुकड़ा डालने पर कोई अपक्रिया नहीं होगी। यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। बरसात के दिनों में कॉपर ऑक्साइड के ऊपरी ऑक्साइड बन जाता है या कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड की वजह से वो नुकसान में पहुंच जाता है। तो क्या बनता है वही आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड की भूरी लाल परत बन जाती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है। कॉपर कार्बोनेट तथा कॉपर ऑक्साइड की श्वेत परत बन जाती है। कॉपर सल्फाइड तथा कॉपर कार्बोनेट की क्या बन जाती, काली परत बन जाती। आपको इसका आंसर बताना है कि क्या बनेगा, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में चलेंगे। चलिए बताइए क्या बनेगा। उपर्युक्त में से वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर के कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाती। क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट का क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला खुला रख दिया जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। कह रहा है यह हरा पदार्थ जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का क्या है, मिश्रण है। CuCO3 या Cu हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर दो कॉपर को हम हाइड्रोजन के साथ मतलब वाटर के साथ जोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं और क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी परत क्या हो जाती है, खराब होने लगती है। ठीक, नीचे एक रिएक्शन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 64 है, यानी इस सीरीज का फोन नंबर का प्रश्न है। आपको इसका आंसर बताना है और आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला करने की क्षमता किस घरेलू पदार्थ में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया सोडा है, विनेगर है, ठीक, उसके बाद आपका नींबू का रस है, ब्लीचिंग पाउडर है और यहाँ पे ऑप्शन को आपको मैच करना है, बेकिंग सोडा और विनेगर या आपका नींबू का रस। दूसरा है विनेगर और नींबू का रस। तीसरा ऑप्शन है आपका बेकिंग सोडा और नींबू का रस और फोर्थ आपका ऑप्शन है बेकिंग सोडा और उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर। तो अब आपको बताना सही आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो सैक से निष्कासित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नील सीड जैसा होता है।
जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता, अब यहाँ देखिएगा लिटमस पेपर को जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता तो ये नीला हो जाता है। फिर से सुनिएगा, लिटमस पेपर को जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। याद रखने वाली चीज है, लिटमस को क्षारीय विलयन में मिलाने पर इसका रंग नीला हो जाता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, चूंकि लाल लिटमस को क्षार नीला कर, दिए गए विकल्प में केवल बेकिंग सोडा और बिरंजक चूर्ण ही क्षारीय हैं, लेकिन यह मिलाने पर लाल लिटमस को नीला करेगा। अन्य सभी आपके ऑप्शन क्या हैं? अन्य सभी अम्ल हैं। ठीक है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं, मतलब जो जलेंगे और वहां पे उजाला होगा, ज्वाला के साथ जलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कपूर है, मैग्नीशियम है, कपूर है, कोयला है, मिट्टी का तेल है। अगला है आपका मिट्टी का तेल और चारकोल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कपूर और मैग्नीशियम। तो आपका सही आंसर हो जाता है कपूर और मैग्नीशियम ज्वाला के साथ दहन करते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होती है। वे पदार्थ मैग्नीशियम, कास्ट कोयला और कपूर कहलाते हैं। क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सर्वथा सही है? आपको बताना है। क्लोनिंग के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग? यह केवल जंतुओं में संभव नहीं, क्लोनिंग तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म तक किसी में हो सकता है। तो पहली पॉइंट तो आपकी गलत है। आगे बढ़ जाइए। आगे जाएंगे तो अगला दिया रहा है कि इट रिजल्ट्स इन एग्जैक्ट रिप्लिकेशन ऑफ सेल ए लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें किसी कोशिका, किसी जीवांत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। तीसरा है दिया गया है इसमें बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। अब आपको बताना कौन सा सही है। तो आप कहेंगे केवल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्लोनिंग के संदर्भ में किसी कोश का जीवांत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण किया जाता है। क्लोनिंग का तात्पर्य है अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरे जीव को तैयार करना। इस विधि से उत्पादित क्लोन जनक के शारीरिक और आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं, अर्थात किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे जो कथन दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही कथन का आपको चुनाव करना है। चलिए बताइए। कह रहा उबलते जल से आधी भरी तथा कस कर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती। फिर से देखिएगा, उबलते जल से आधी भरी तथा कस कर बंद की गई प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। कारण बताया जा रहा है कि बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ए वाले पाइए, दोनों सही हैं और एक की सही व्याख्या आर कर रहा है। बी वाले पाइए, दोनों सही हैं लेकिन एक आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा पूछा जा रहा है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और डी वाला ऑप्शन दिया गया है बोथ ए और आर दोनों सही नहीं है। अब आपको बताना है सही क्या। उबलते जल से आधी भरी तथा कसकर बंद की गई प्लास्टिक बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है क्योंकि बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है, इसलिए बोतल टूट जाती है। ऑप्शन आपका ए सही है, अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न पूछा गया है आपसे कि गलत का चयन करना है और सामने दिया गया है मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टीज ऑन हीटिंग। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म को खो देता है। अगला ऑप्शन है आपका बार चुंबकों को जोड़ों
में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, यानी अपोजिट पोल एक साथ हो। ठीक, कह रहा है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, अगला यानी रिपेल करते हैं। और अगला है निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। चूंकि गलत बताना था इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर हो जाता है। कह रहा है यह कथन गलत है, निकिल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है आदि। तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक है, कांच है इत्यादि। अन्य कथन सत्य हैं। गर्म किए जाने या हथौड़े से पीटे जाने या ऊंचाई से गिराए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म को खो देता है। बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए जिससे विजातीय ध्रुव एक साथ हों और चुंबकों के समान ध्रुव पर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी विकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और उसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, पढ़िएगा, आंसर बताइएगा। किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। कह रहा किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स का प्रश्न है। प्रतिबिंब आवर्धन घट जाएगा, प्रतिबिंब का ऊपरी आधा भाग लुप्त यानी अंतर्धान हो जाएगा, प्रतिबिंब का निचला आधा भाग लुप्त यानी अंतर्धान हो जाएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तो आप कहेंगे किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाता है तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, क्योंकि कुल प्रकाश किरणों में से केवल आधा ही उस भाग में जाएगा। अतः इस स्थिति में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनता है। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं तथा उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश का अभिसरित अंदर की ओर मुड़ना कर देते हैं, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहे जाते हैं। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है आपका। एक कार है और एक कार को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम चाल से गति कर सकती है। मतलब चाल की जो कार की जो अधिकतम गति है वो कितनी है? 120 है। 372 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा 45 मिनट में तय की गई। इस कार की अधिकतम और औसत चाल का अंतर बताइए। देखिए, अब पहले तो अधिकतम तो दिया है, अब इसका निकाल लीजिए। तो पहले आप निकालेंगे 7 घंटा और 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए तो 45/60 हो जाएगा और 15×3 = 45, 15 चौके 60 यानी 3/4 तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 4 4 7 28, 28 और 3 31, 31/4। अब ये 31/4 से क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे 31/4 से 372 में तो 4 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आएगा। और जब ऐसा भाग देंगे तो आपको मिलेगा कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कितना आएगा? जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय से जब भाग देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। पहले आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 7 × 45 बटे आप क्या कर देंगे
60 कर देंगे, 15 तिया 45 होता है, 15 चौके 60 होता है, 4 सते 28 होता है, 28 3 31 होगा, 31/4। जब इसको लिखा जाएगा 372 गुणे 372/31/4, तो 4 ऊपर चला जाता है और आपके सामने हो जाता है 372 गुणे 4/31। और जब डिवाइड करके निपटते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि अधिकतम चाल 120 है और ये है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह कार चलेगी। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। भूकंप को लेकर के आपको आंसर करना है और बताना है कौन सा कथन गलत है। अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से एवं ज्वालामुखी विस्फोट से के कारण होते हैं। रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित करता है। तीसरा है आपका, एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत है और सेकंड ऑप्शन कह रहा है 3 रिएक्टर स्केल का नहीं होगा। तो आप आगे आ जाइए, कह रहे हैं यह कथन गलत है कि रिएक्टर पैमाने पर 3 तीव्रता का भूकंप सुनामी को प्रेरित करता है, क्योंकि सुनामी महासागरों में उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती हैं जिनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तली में भ्रंशन तथा प्लेटों के टकराने से उत्पन्न रिएक्टर मापक 7 से अधिक के परिणामों वाले अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा होती है। इसके अलावा सुनामी की उत्पत्ति महासागरीय तलियों पर ज्वालामुखियों के विस्फोटक उद्गार अंतः सागरीय भूस्खलन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अन्य कथन सही है। 3 विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली, घनत्व अलग अलग है, आकार समान है, 3 विभिन्न घनत्व समान वाली वस्तुओं ए, बी और सी को एक द्रव में डाला गया है, लेकिन परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और उनके अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लवन बल के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कह रहा है ए इज कंप्लीट सबमर्ज्ड इन लिक्विड। ए पूर्णतः द्रवगम्न है, मतलब द्रवमग्न है। बी क्या है आपका, बी के आयतन का 1/4 भाग द्रव के भीतर और बी में तैर रही हैं। सी के आयतन का 1/2 भाग द्रव के भीतर और सी पर तैर रही है। आपको ऑप्शन बताना है, ए सबसे छोटा है, बी सी उसके बाद है, बी सबसे बड़ा है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं, वस्तु का भार नीचे की ओर तथा द्रव का उत्पेक्ष या उत्प्लवन बल ऊपर की ओर। आरोही क्रम में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किए गए। ए पूर्णतः द्रवगम्न है, अतः ए का आयतन 1/4, बी के आयतन का 1/4 भाग द्रव के भीतर और बी में तैर रही है। सी के आयतन के 1/2 भाग द्रव के भीतर और सी पर तैर रही है। ठीक, तो आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए या जो कढ़ाई है आपका जो है उस पे हैंडल जो लगाए जाते हैं उसमें बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, बेकेलाइट के उपयोग का मुख्य कारण आपको बताना है। ठीक, तो यह उष्मा का कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह टूटता नहीं है और यह वजन में हल्का होता है। अब आपको इसका आंसर बताना है। चलिए, कह रहा प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण यह है कि यह उष्मा का कुचालक है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। बेकेलाइट उष्मा का कुचालक है जिससे यह शीघ्रता से गर्म नहीं होता, इसलिए इनका प्रयोग प्रेशर कुकर के हैंडल तथा विभिन्न बर्तनों के हत्थों में प्रयोग किया जाता है। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं, जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं ए, बी और डी, ए, सी, ई, बी, डी, बी और सी
और डी ई और के। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे विटामिन हैं विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ए, सी और ई में उपचायक रोधी तत्व हैं। यह प्रभावी प्रति उपचायक हैं। विटामिन ए, सी और ई में एंटीऑक्सीडेंट यानी उपचायक तत्व का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ जाइए। निम्न सारणी 3 कोशिकाओं ए, बी और सी में कुछ कोशिकांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाती है। ए, बी और सी की पहचान करिए। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस केंद्रक, सेल वॉल कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट तो आपका ए। ठीक, अब आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है, कटा हुआ है, कुछ कुछ रखा गया। ठीक, पूछा क्या जा रहा है कि ए पादप कोशिका, बी जीव कोशिका, सी पादप कोशिका। इसी मतलब सेल ऑर्गेनेल के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर कह रहा है जीव कोशिका, पादप कोशिका, जीव कोशिका, पादप कोशिका, जीव कोशिका, पादप कोशिका। ठीक है, अब इसका सही आंसर देखिए क्या है, दिया गया है कोशिका का भाग, कोशिका द्रव्य पादप कोशिका, जीव कोशिका और पादप कोशिका सब में पाया जाएगा। केंद्रक सब में पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति सब जीव कोशिका में नहीं पाई जाएगी। सही है। कोशिका झिल्ली किस में नहीं पाई जाएगी, सब में पाई जाएगी। और क्लोरोप्लास्ट जीव कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाएगा, जीव कोशिका में नहीं पाया जाएगा। और पादप कोशिका में भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नहीं, पादप कोशिका में पाया जाएगा, जीव कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ठीक, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। खसरा जीवाणुओं से होता है। मलेरिया इज काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। टाइफाइड किसको चुनना है, सही कथनों का चुनाव। अच्छा, और टाइफाइड जीवाणुओं से होता है। कुष्ठ रोग विषाणुओं से होते हैं। ठीक है, आपको बताना है, तो आपका बी और सी सही है, तो आपको सही आंसर के पास जाना है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक होते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से जीवाणुओं से होता है। खसरा मार्बोली विषाणु से होने वाला रोग है। और कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है। नहीं, मुर्गी एक अंड प्रजक जंतु है। ठीक, बी वाला सही है, तो आपका ए गलत है और बी सही है। ठीक है, प्रश्नानुसार यस 2 सही है और यस 1 गलत है। मुर्गी के आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के तुरंत बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ता रहता है और नीचे बढ़ने के साथ साथ उस पर सुरक्षित परत चढ़ती रहती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत होता है। मुर्गी एक अंड प्रजक होता है, जंतु होता है, अंडे देने वाले जंतु होते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन क्या है? उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। ठीक, उसके बाद रात में पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं। एक्सप्लेनेशन देना है। दोनों सही है और आर ए का गलत है। दूसरा कह रहा है दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं है। तीसरा कह रहा है एक सही एक गलत है और फोर्थ वाला कह रहा है दोनों गलत है। उल्लू रात में भली भांत देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता क्योंकि उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि रात में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। उसी के साथ साथ उसमें रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं, जिसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक और शलाकाएं कम हो जाती। उल्लेखनीय है शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं और कारण ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कौन सी ऐसी चीज आप ज्यादा खाएं जिससे कार्बोहाइड्रेट का स्तर आपका पूरा हो जाए। मक्का, मटर, सोयाबीन और बादाम। आपको बताना क्या खाना चाहिए आपको। तो बताइए, उपर्युक्त में से भोजन में मक्का का सेवन बढ़ाने से कार्बोहाइड्रेट के स्तर बढ़ने में मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करता है, जबकि सोयाबीन तथा बादाम के सेवन से वसा और प्रोटीन का स्तर बढ़ेगा। मटर के सेवन से प्रोटीन के स्तर में वृद्धि होती है। ठीक। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कह रहा, सर्दी में एक ठंडे दिन की अपेक्षा गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु में गर्म दिन में धुंध की चाल अधिक होती है। फिर कह रहा है, गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। अब आपको आंसर बताना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर कह रहा है दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। एक सही एक गलत और दोनों गलत। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्था पर निर्भर करती। किस पर निर्भर करती? माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्था पर निर्भर करती। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्था अधिक होगी वहां ध्वनि की गति अधिक होगी। गर्मी के दिनों में प्रत्यास्था अधिक होती जबकि ठंडी के दिनों में कम होती। इसीलिए गर्मी के दिनों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। गर्म हवा तथा घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है, अतः ध्वनि की चाल ठंडी हवा में बढ़ जाती। इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं? कौन ऐसा है जो प्रेक्षण करने के संबंध में क्या है आपका सही नहीं? आपको बताना है। यह देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित है। ठीक। दूसरा कह रहा है, ये बताने पर केंद्र करता है कि यह क्या है। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयों को देता है। यह किसी घटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। कह रहा है, विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में यह कहना कि प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है सही नहीं है, जबकि अन्य कथन सही है। प्रेक्षण में देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित किया जाता है। वह ये बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है। यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ मतलब विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखना सिखाने में सहायक है? वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद रखने की क्षमता, वैज्ञानिक जांच परिघटना की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। तो आपका सही आंसर होगा वैज्ञानिक जांच पड़ताल और प्रक्रिया को समझने की क्या है व्यवस्था करना या क्षमता देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता विकसित करना यह महत्वपूर्ण और स्थानांतरणिक कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखना सिखाने में सहायता करता है। वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया से बच्चों में कल्पनाशील गतिविधियों से सीखने तथा सिखाने के दौरान उनके अनुभव पर विचार करने की अवसर देता। अगला प्रश्न, जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उसके हमारा अभिप्राय क्या होता है? कह रहा है कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है, यह सराहनीय है कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है। अगला है कि विद्यमान वर्तमान यानी वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। अगला है
जो है कि वैज्ञानिक ज्ञान आम तौर पर सशक्त, शाश्वत और अटल। जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, तो उससे हमारा अभिप्राय यह है कि विद्यमान वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत आमतौर पर शाश्वत और अटल नहीं है। इसमें परिवर्तन के आसार बने रहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ भी होते हैं। समय के साथ इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते समय शिक्षक ने कहा, थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किया। प्रकाश में आत्मपरकता के कारण, विज्ञान में आत्मनिरंतरता के कारण, ठीक, या उसके बाद विज्ञान की अनुभव सिद्धि प्रसिद्ध के कारण, या विज्ञान के संस्कृत में अंतः स्थापन के कारण। कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा कि थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। इस कथन से विज्ञान की अनुभव सिद्धि प्रकृति बल दे रहा है। इस विषय पर बार बार अध्ययन करने से अनुभव में वृद्धि तथा कार्य में शुद्धता आती है। कार्य का परिणाम सही रहता है। यह विधि करके सीखने में ज्ञान का प्रसार करती है। एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित करना चाहते हैं, मन में बैठाना करते हैं। इसके सिवा क्या कर सकते हैं? विद्यार्थियों छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए। ठीक, अगला है विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम का एक विभिन्न अंग बनना चाहिए। अगला है छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय से उन्हें प्रस्तुत करें। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। तो आपका सही आंसर होगा, उपर्युक्त कथन में वैज्ञानिक उद्यम के सार को विकसित नहीं किया जा सकता। तो वह कथन है कि छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करें। जबकि एनसीएफ 2005 के उल्लेख में वैज्ञानिकों बच्चों ने रटन शिक्षा से दूर किया गया है और अनुभवात्मक शिक्षा की तरफ बल दिया गया है, जिससे अनुभव सीख पाए और रटन विद्या से कहाँ चले जाएं? दूर चले जाएं। उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु हैं? तो आपको बताना, प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना चाहिए, कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश करना चाहिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश करना चाहिए, परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त में से उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने से प्रगति की व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक स्तर पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु। इसकी सहायता से विद्यार्थियों में अधोलिखित सुधार किए जा सकते हैं। इससे कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता होती है। इससे अध्यापक विद्यार्थियों के दोषों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इससे विद्यार्थियों को अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है। और इस प्रकार आपका जो प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला थी, कितने क्वेश्चन थे इसमें? आज के लिए आपके 4 क्वेश्चन आपके कम हो गए, 86 क्वेश्चन नंबर तक है। 4 क्वेश्चन आपके इस सेट में नहीं है। तो आपके लिए ये सेगमेंट आज यहीं पूरा होता है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें देखते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।